तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम नजर आई मुझे वो थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मेरे ख्याल से स्पीड वेलोसिटी की थ्योरेटिकल पार्ट सबको क्लियर है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें सबको क्लियर है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड। अगर यही पाथ एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, तो उस तरह की जो डिस्टेंस होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की डिस्टेंस जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या बन जाता है, उस कंडीशन में डिस्टेंस बन जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वही बात यहां पे होती है, जब चूंकि स्ट्रेट पाथ की डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो अगर स्पीड एक स्ट्रेट पाथ में हो, स्पीड इन अ स्ट्रेट पाथ, तो उस स्पीड इन अ स्ट्रेट पाथ को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन जरूर होगा। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वैसे ही स्पीड में भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट पाथ में जब ट्रैवल करती है स्पीड, तो उस वाले स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज स्पीड इन अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जैसे डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट मीटर होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर ही होगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा हो, तभी उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। वैसे स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि स्पीड जब स्ट्रेट पाथ में हो तो उसी स्ट्रेट पाथ की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे और एवरेज स्पीड पे। मतलब क्या, एवरेज स्पीड का मतलब होगा दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते हैं, दैट बिकम्स द एवरेज स्पीड। यूनिट तो वही होगा बिकॉज़ इट इज आल्सो द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट तो इसका वही होगा। अब एवरेज, यही चीज अगर स्पीड एक स्ट्रेट पाथ में हो, टोटल डिस्टेंस अगर स्ट्रेट पाथ में हो, तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट पाथ की हम बात करें तो दैट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो है इसकी भी ऐसा यूनिट वही हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला ये हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, और एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला जो होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो दो फॉर्मूला हो गए एवरेज वेलोसिटी निकालने के। एक तो पहला ये फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दूसरा फॉर्मूला हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दो फॉर्मूला जो इसके हो गए। देखिए, एवरेज वेलोसिटी की जब भी हम बात करेंगे तो दैट एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज मींस व्हाट, मतलब ये पर्टिकुलर एवरेज स्पीड की बात करो चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात करो, वो एक पर्टिकुलर टाइम की स्पीड या वेलोसिटी नहीं बताती, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स्ड पॉइंट की आपको जो है नहीं बताएगी कि उस समय की स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है। वो हमेशा क्या बताएगी, वो इंटायर जर्नी की आपको एवरेज स्पीड बताएगी, मतलब इंटायर जर्नी। वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं करते हम लोग।
एक इंटायर जर्नी की बात करते हैं कि हमें यहाँ पे दिल्ली से आगरा जाना, और दिल्ली हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपनी जर्नी 7 AM और आगरा पहुंचे हम 11 AM। जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे तो हमारी गाड़ी की जो ओडोमीटर की पोजीशन थी वो 13219 किलोमीटर पे थी। ओडोमीटर क्या बताता है? ओडोमीटर हमें बताता है कि गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, ये डिस्टेंस ट्रैवल को बताएगा। तो गाड़ी की जो इनिशियल स्टार्टिंग थी दैट वाज 13219 किलोमीटर। आगरा पहुंचने पे इसकी जो डिस्टेंस कवरेज हुई 13419 किलोमीटर। मतलब अगर यहां से यहां कि हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस आ गया 13419 माइनस 13219, ये हो गया 200 किलोमीटर। कितने टाइम में ट्रैवल किया हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगाई है वो आप देख सकते हो। 7 बजे स्टार्ट किया, 11 बजे पहुंचा, मतलब 4 आवर्स के टाइम हमारे यहाँ पे लगे। तो अब इस पूरी जर्नी की अगर हम एवरेज स्पीड बताएं तो एवरेज स्पीड विल बी व्हाट? दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? 200 किलोमीटर divided by total time is what? Total time is 4 hours. So this will be 50 kilometer per hour. तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर आया है, क्या ये 50 किलोमीटर पर आवर हमारी पूरी जर्नी में हमेशा यही मेंटेन हुआ 50 किलोमीटर पर आवर? नहीं, हमारी पूरी जर्नी में 50 किलोमीटर पर आवर मेंटेन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि हर एक टाइम पे हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आई है। तो एवरेज स्पीड का मतलब कभी ये नहीं होता कि हमारी इंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आ रही, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है, ठीक है, पूरी जर्नी की ये एवरेज स्पीड है। मतलब ये भी हो सकता है कि कभी हमारी स्पीड बढ़ करके 100 किलोमीटर पर आवर भी हुई होगी, कभी हमारी स्पीड घट करके 0 भी हुई होगी। हो सकता है टॉल वाले नाके पे खड़े होंगे तो हमारी जो है स्पीड घट करके 0 भी हुई होगी, रुकी हुई होगी वहां पे, लेकिन जब फ्री रोड मिला होगा तो हम 100 की स्पीड में भी चलाए होंगे। तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि उसकी पूरी की पूरी स्पीड हमेशा यही मेंटेन हुई होगी। दैट इज जस्ट द एवरेज स्पीड। अगर यही स्पीड एक स्ट्रेट पाथ में होता, मान लीजिए कि दिल्ली से आगरा जाने के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ हम सेलेक्ट किए होते जहां पे कहीं पे भी हमें टर्न नहीं करना होता, तो अब उस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी? अब वही कंडीशन की एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट पाथ में है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड is equal to average velocity when it will travel in straight path. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो हमने पिछली क्लास में मतलब पिछले टेस्ट में एक क्वेश्चन रखा था, अब्दुल वाला क्वेश्चन, और उसमें बहुत सारे कुछ बच्चों ने गलत किया, मैक्सिमम बच्चों ने तो सही किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत किया था। तो जिन बच्चों ने गलत किया था एवरेज वेलोसिटी के उस क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के मैं समझाता हूं। उस क्वेश्चन में क्या था कि अब्दुल व्हाइल गोइंग टू स्कूल इज हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्कूल जा रहा है उस वक्त की एवरेज स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है उसके आने और जाने में, टोटल जर्नी में, जो एंटायर जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ठीक है। एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है ये कैलकुलेट करना था। चलिए सेम यही क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जा रही है और जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त की उसकी एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर।
मैंने अभी समझाया था एवरेज स्पीड से कभी ये मत समझिएगा कि हमेशा उसकी स्पीड वही मेंटेन हुई, दैट इज जस्ट द एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए से बी एक ट्रेन जा रही है, जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त की एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इट्स इंटायर जर्नी। ये कैलकुलेट कर, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज कर दिया है। कहते हैं कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है x, मान लिया। तो अगर हमें एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी निकालनी है, यहां पे निकालते हैं एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या है यहां पे? देखिए, अगर डिस्टेंस जाने का डिस्टेंस x है तो आने का डिस्टेंस भी x हो जाएगा। दिस विल बी x प्लस x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम नहीं पता हमें, टाइम जाने का टाइम अगर आप देखो तो अलग होगा और आने का टाइम अलग होगा। आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो क्या देखोगे, जाने का जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, आने का टाइम कम लगेगा, क्योंकि जाते वक्त की स्पीड कम है और आते वक्त की स्पीड ज्यादा है। तो जाते वक्त की टाइम हम मान लेते हैं यहाँ पे t1 है और आते वक्त की टाइम हमने मान लिया यहाँ पे t2। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इससे हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाने की बात करते हैं। उस वक्त का टाइम निकालेंगे, क्योंकि x प्लस x और डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 करना है, तो हम क्या करेंगे, t1 और t2 को अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब वो a से b जा रहा था, A से B जा रहा, उस वक्त जो उसकी जाते वक्त की एवरेज स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे टाइम लगा है t1। तो इस वक्त की जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस, अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x, and total time is t1, average speed given here is 40। तो t1 की वैल्यू हम अगर यहां से निकाल लें, t1 x upon 40 हो गया। ये t1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो कि हम यहां पे पुट करेंगे इस जगह पे। अब इसी तरह से हम t2 की वैल्यू निकालें। जब वो ट्रेन b से a जा रही है वापस, तो वैसी कंडीशन में जो स्पीड इसकी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगेगी कितनी, t2। क्लियर? अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे t1 निकाला वैसे ही t2 निकालेंगे। अगेन एवरेज स्पीड जो निकलेगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगेन हियर इज x डिवाइडेड बाय t2 व्हिच इज इक्वल टू 60। तो t2 इज इक्वल टू x अपॉन 60। ये t2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, t2 की वैल्यू आ गई। अब यहां पे हम क्या करें, इस जगह पे पुट कर दें। तो एवरेज स्पीड जो इंटायर जर्नी की होगी, एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन t1। t1 की जगह पे हम रखने वाले हैं x अपॉन 40 और t2 की जगह पे रखने वाले हैं x अपॉन 60। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x अपॉन, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, 40 और 60 का, 40 और 60 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसमें डिवाइड कीजिए, 40 से कितना हो गया, 3x प्लस 60 से डिवाइड कीजिए 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय 5x बाय 120, तो 2x बाय 5x इंटू 120।
ये x x कैंसल और 5 से ये हो गया कितना टाइम्स कट जाएगा 5 2 जा 10 और बचा 20 5 4 जा 20 तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर क्लियर दिस इज 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर क्वेश्चन है कि एक कार है which is traveling 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर at uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर and next 30 किलोमीटर at uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर find the average speed इसकी जो पूरी जर्नी है उस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना। अब यहां पे देखो तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, मान लेते हैं कि A से B ट्रैवल कर रहा है और ये जो 30 किलोमीटर है उस 30 किलोमीटर में उसकी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। फिर उसके बाद वो B से C ट्रैवल किया नेक्स्ट 30 किलोमीटर और इस नेक्स्ट 30 किलोमीटर की एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूरी जर्नी A से C तक के जर्नी की जो जर्नी है उसकी आपको बतानी है एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए हम दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी की अगर आपको निकालनी है, इंटायर जर्नी की बात कर रहा हूं, तो उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस यहां पे जो है देखो कितना है 30 प्लस 30 60 किलोमीटर, ये तो आपको पता है। टोटल टाइम आपको यहां का टाइम और यहां का टाइम नहीं दिया हुआ। अगर यहां का टाइम हम t1 मान लें और यहां का टाइम हम t2 मान लें तो डिवाइडेड बाय अगर हम t1 प्लस t2 कर देंगे तो ये जो एवरेज स्पीड है इंटायर जर्नी की वो आ जाएगी, आ जाएगी। चलिए अब हम करके देखते हैं इसको। यहाँ का पहले हम इसको दो पार्ट में सॉल्व कर लें। यहाँ के पार्ट का t1 अलग निकालेंगे, यहाँ के पार्ट का t2 अलग निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 है। टोटल टाइम कितनी, टोटल टाइम आपको निकालना है t1, एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ 40। अब देखो यहां से आपके t1 की वैल्यू आ जाएगी। t1 की वैल्यू कितनी आ गई 30/40 r में है ना, यहाँ पे देखो तो 30/40 r करने का मतलब कितना हो गया 3/4 r आ गया t1 की वैल्यू। ठीक है, t1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 r। अब इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से t2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे भी जो एवरेज स्पीड होगी फॉर्मूला तो वही होगा सेम। तो एवरेज स्पीड इज अगेन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल एवरेज स्पीड यहाँ पे कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है 30। टोटल टाइम यहाँ पे टाइम t2, t2 की वैल्यू निकालो 30/20, ये कट के आ गया 3/2 r। अब आपके पास टोटल टाइम t2 की भी पता है और t1 की भी पता है, दोनों की टाइमिंग पता है। अब आपको इस फार्मूला पे पुट कर देना है। ठीक है, चलिए इस फार्मूला पे पुट करें हम लोग। इतना समझ में आ गया सबको। अब हम लोग इसको रब करेंगे और वहां पे फिर से सॉल्व करेंगे। इसका 3/4 आ रहा था और इसका 3/2 आ रहा है। तो t1 और t2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। t1 की वैल्यू आई थी 3/4 r और यहाँ पे कितना आया था 3/2 r, ये वैल्यू आ चुकी थी। अब हम इसको वैल्यूज में यहाँ पे पुट करें। एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, this is equal to 60, total distance 30 plus 30 divided by t1 plus t2। t1 की वैल्यू 3/4 प्लस t2 की वैल्यू 3/2। 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4, ये हो गया 3 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय दिस वन, तो 9/4, तो ये हो गया 60 into 4 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है,
अब इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से 3 से 3 टाइम्स और 3 से 20 टाइम्स, तो ये हो गया 80/3 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ दिस, जो भी है कार की एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको जो है बेसिकली क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दोनों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, उस दोनों न्यूमेरिकल में क्या था कि एवरेज स्पीड गिवन थी जिसमें कि कोई एक्सीलरेशन नहीं था, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी दैट वाज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही थी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब जो हम देखेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस में, उसमें क्या देखेंगे, जहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती जाएगी यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज होती जाएगी, उस केसेस को हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक कॉमन सी बात क्या है कि दो केसेस हो सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो, मतलब क्या, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी या और फाइनल वेलोसिटी, आप समझ सकते हो यहां पे वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली बात होती नहीं है, सिर्फ वहां पे डायरेक्शन की बात होती है। स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, अगर एक स्ट्रेट पाथ में हो तो स्पीड वेलोसिटी बन जाए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी किस कंडीशन में होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो। कहने का मतलब देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी। जब ये ना हो, वहां पे कोई चेंज ना हो, कहने का मतलब वहां पे एक्सीलरेशन जीरो हो, वहां के केस की एक्सीलरेशन जीरो हो, उस कंडीशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा, बस यही फॉर्मूला है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वैसी केस जहां पे एक्सीलरेटेड मोशन का केस हो, और वो भी कैसा एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का केस हो, वैसी केस की बात करें तो ऐसी केस में जहां पे एक्सीलरेशन या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों में से जो कुछ भी हो, एक्सीलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव जो कुछ भी हो, वैसी कंडीशन के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा फॉर्मूला होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन फॉर्मूला होता है। ये कौन सी कंडीशन के लिए, जहां पे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, जहां पे एक्सीलरेशन या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। जहां पे ये किस कंडीशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं होगा, जहां पे चेंज हो रहा है या तो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो रही है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गई, वहां पे एक्सीलरेशन, जैसे गाड़ी में हमने एक्सीलरेटर दबाया, तो एक्सीलरेटर दबाया तो क्या होगा, गाड़ी का जो है स्पीड, गाड़ी की स्पीड कंटीन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। या गाड़ी में हमने मान लीजिए ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड कंटीन्यूअसली घटती चली गई, ठीक है। अगर गाड़ी की स्पीड कंटीन्यूअसली बढ़ती जा रही है, एक्सीलरेटेड मोशन, जैसे हम गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाएं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, वैसी कंडीशन के लिए। या फिर अगर हम ब्रेक लगाएं, गाड़ी की स्पीड कंटीन्यूअसली कम होती जा रही है, वैसी कंडीशन के लिए जहां पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम नहीं है, उस कंडीशन के लिए हम लोग ये चीज यूज करेंगे। अब इसमें जो डिफरेंट चीज, यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, हर फार्मूला में, चाहे आप फर्स्ट फार्मूला देखो, सेकंड फार्मूला देखो, थर्ड फार्मूला देखो, तीनों ही फार्मूला में आपको हर एक इक्वेशन में चार चीजें मिलेगी। चार चीजों में से तीन चीजें आपको हमेशा पता होगा, ठीक है, और चौथी चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी।
तो तीन चीजें जो आपको पता होगा, ये कौन कौन सी चीजें, क्या क्या टर्म यहाँ पे क्या डिनोट करता है, देखिए सबसे पहले v क्या डिनोट करता है, v डिनोट्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, a इज एक्सीलरेशन। t क्या है, t इज टाइम टेकन। S क्या है, S के बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि S इज नॉट स्पीड, S को हम स्पीड नहीं बोलते। ये फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड भी हो सकता है ना, ये स्पीड भी हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, हम जब भी बात करते हैं यहाँ पे खासकर ग्राफ के केसेस में, तो वो सेम होती है, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही मेंशन किया जाता है। तो वहां के केस में स्पीड वेलोसिटी, बोलने को स्पीड बोल देते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे S से आप कंफ्यूज होते हो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। S इज नॉट स्पीड, S इज व्हाट, S इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। S का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये चीज जरूर याद रखिएगा, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बस इस चीज को कंफ्यूजन नहीं रखनी है। S इज व्हाट, S इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलिए अब हम इसी इक्वेशन, ये तो अभी हमने देखा, बहुत सारी जगहों पे हमने इसको यूज करके देखा, अब हम इस इक्वेशंस को यूज करके देखेंगे कि कहां-कहां पे हम इस सिचुएशंस को यूज कर सकते हैं। सिचुएशन को यूज करना बस एक ही कंडीशन है, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं हो, वैसी जगह पे यूज करना है इसको, बस यही चीज याद रखिए। कहां पे यूज करना होता है, जब गाड़ी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया गया हो या रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया गया हो, जब ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई की गई हो, तब हम इसको यूज करते हैं, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम ना हो तब। पहला फॉर्मूला क्या देखा था, v = u + at। दूसरा फॉर्मूला देखा था s = ut + ½ at²। थर्ड फॉर्मूला देखा था v² - u² = 2as, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला देखा था। हर जगहों पे देखोगे आप चार फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और चार फिजिकल क्वांटिटीज में तीन आपको हमेशा ही गिवन होता है, चौथी चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है। चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड। तो एक क्वेश्चन है कि एक कार है जिसकी की इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब वो कार रुकी हुई थी, स्टॉप्ड थी, मतलब वो कार अभी रेस्ट में थी, वो कार अभी रेस्ट में थी। 0 का मतलब वो कार रेस्ट में थी। हमने स्टार्ट किया उस कार को और उसमें एक्सीलरेशन दिया, मान लेते हैं 2 मीटर/सेकंड² का। मीटर/सेकंड² जहां पे भी हो तो आप समझ जाइए वो क्या है, एक्सीलरेशन का केस है, ठीक है। स्क्वायर सिर्फ सेकंड का स्क्वायर सिर्फ एक ही जगह पे आता है, वो केस कहां पे होता है, एक्सीलरेशन का। मान लेते हैं कि टाइम हमने 10 सेकंड तक इसमें एक्सीलरेशन दिया है, ठीक है, 10 सेकंड तक इसमें एक्सीलरेशन दिया, और आपसे पूछा गया अब इस कार की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यह सिचुएशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल काम सॉल्व करते वक्त सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज ये ध्यान देनी है कि आप ये सारी चीजों को लिखो, क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में, क्या चीजें आपको फाइंड करना है, ये काम जरूर कीजिए और सीखिए। अगर ये काम नहीं आता आपको करना तो सीखिए। आप मेरे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखोगे, मैं हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये चीज सबसे पहले करके दिखाता हूं कि गिवन क्या है, पूछा क्या है। जब ये चीज सीख जाओगे ना तो अपने आप आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब आपको देखना क्या है कि ये चारों चीजें कौन सी इक्वेशन है, उसमें ये चारों चीजें आ रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, थर्ड, देखिए इसमें से कौन इक्वेशन में ये चारों चीजें, चारों जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये चारों फिजिकल क्वांटिटी किस इक्वेशन में आ रही है। तो आपने क्या देखा कि ये चारों फिजिकल क्वांटिटी हमारे फर्स्ट इक्वेशन में आ रही है, तो आप वहां पे फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे और लिखोगे अकॉर्डिंग टू v = u + at।
v इज इक्वल टू यू, यू की जहां पे जो जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसको पुट करते जाएंगे। 2 इंटू टी, टी की वैल्यू हो गई 10, तो v की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, v की वैल्यू हमें पता चल गई, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम आगे थोड़ा एक्सटेंड करें और हम इस क्वेश्चन में पूछें व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा ये भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा ये भी कैलकुलेट करें, s। अब आपको देखना क्या है कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या चीज फाइंड आउट करना। आपने देखा कि s फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरीका है, दो फार्मूला है। सेकंड इक्वेशन से भी s फाइंड हो सकता है, थर्ड इक्वेशन से भी s फाइंड हो सकता है। यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, दोनों जगहों पे s है। तो अगर हम ये इक्वेशन पुट करें, सेकंड वाला इक्वेशन पुट करें, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, u चाहिए, u है ऑलरेडी देखिए, t चाहिए, t भी ऑलरेडी है, a चाहिए, a भी ऑलरेडी है ना, तीनों चीजें गिवन है। अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करें तो यहाँ पे हमें v चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, वो भी निकल चुका। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है। तो सेकंड और थर्ड कोई भी इक्वेशन यूज कीजिए, दोनों में से आंसर आएगा, ठीक है, और दोनों में से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। चलिए s के लिए हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन यूज करते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut, u की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 इंटू t, t की वैल्यू 10 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू t की वैल्यू कितनी है 10, 10 इंटू 10, 2 कैंसल आउट, 0 इंटू 10 0 प्लस 10 इंटू 10 100। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई 100 मीटर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया। A scooter acquires velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds just after start, just after start. Calculate acceleration and distance covered during this time. जाइए और लिखते जाइए, स्कूटर स्टार्ट्स वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक्वायर्स मतलब अचीव किया है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल चुकी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, टाइम यहाँ पे गिवन है 10 सेकंड। जस्ट आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब आपको ये दो चीज कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम a कैलकुलेट करेंगे और फिर s कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि s कैलकुलेट करने के लिए भी आपको a चाहिए, चाहे ये इक्वेशन यूज करो चाहे ये इक्वेशन यूज करो, दोनों के लिए आपको a चाहिए। तो हम पहला काम क्या करेंगे, a निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं पहले ये चारों चीजें किस इक्वेशन में आ रही है, v t u और a, v t u और a, v t u और a फर्स्ट इक्वेशन में आ रही है, यहीं से सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v क्या है, v है 10 इज इक्वल टू u 0 प्लस a इंटू t, कितनी है 10, v भी 10 है और t भी 10 है, दोनों 10 है।
तो 10 इज इक्वल टू 10a, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू आ चुकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए हम लोग s निकालें। s इज इक्वल टू सेकंड थर्ड, जो भी फॉर्मूला लगाना चाहो, चलो हम इस बार थर्ड से लगाते हैं, पिछले बार सेकंड से लगाए थे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। v स्क्वायर, v की वैल्यू हमारे पास पता है हमें 10 का स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर, u की वैल्यू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी 1 इंटू s की वैल्यू किधर है, s की वैल्यू निकालनी है, अच्छा सॉरी निकालनी है। तो 10 स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू s इज इक्वल टू क्या हो गया 100 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। डिस्टेंस इज 50 मीटर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्लियर था ना सबको? क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी उसकी 0 है। तो अगर इस केस की दो केसेस हो सकते हैं, और भी केसेस हो सकते हैं, मैं पहले ये केस समझा देता हूं। मान लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन में है और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता रहता है, और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो वैसी कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो दैट ऑब्जेक्ट विल सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर उसका सेम है, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, वैसी कंडीशन में अगर सेम नहीं है तब नहीं होगा, हमको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। वैसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट चूंकि सर्कुलर मोशन में है, तो अकॉर्डिंग टू थियरी यहाँ पे क्या है कि हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, और दैट ऑब्जेक्ट विल सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर एक तो ये हो सकता है, और क्या आंसर हो सकता है, सुनिए दूसरा आंसर सुनिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, आपने ऊपर फेंका है, बट उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है ना, एक्सेलरेशन हमेशा इस पे नीचे की ओर है, एंड दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो तब भी, अब ऊपर से जब नीचे आएगा ये ऑब्जेक्ट, तब भी इसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बट अगर आप देखो तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, जब स्टोन को आपने थ्रो किया तो ऊपर से फिर आपके हाथ में आई, मतलब वैसी कंडीशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी 0, बट दैट ऑब्जेक्ट विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कि क्या क्वेश्चन था कि स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग situations are possible and give an example of each of these, an object with constant acceleration but with zero velocity. Okay, ये हो गया। चलिए अब हम एक इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। An object moving in a certain direction with an acceleration in perpendicular direction. ऑब्जेक्ट की मोशन और डायरेक्शन जो उसपे एक्सेलरेशन का है, दोनों हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बट उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री।
इसका आंसर क्या होगा? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से किसी सर्टेन एंगल पे थ्रो किए, जैसे आप ऐसे फेंकते हो किसी चीज को, ऐसे आपने फेंका, तो इसकी जो डायरेक्शन कवर होती है वो ऐसे कवर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो तो ये इधर की ओर जा रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो सामने की ओर है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा इसका इधर की ओर होगा। लेकिन इसके जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी की एक्सीलरेशन होती है वो हमेशा नीचे की ओर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर की ओर होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे की ओर होती है, हमेशा जमीन की ओर। देखो यहाँ पे मोशन इधर की ओर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर की ओर। मतलब अगर हम यहाँ पे मोशन का डायरेक्शन देखें तो ये इधर की ओर है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग g से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमेशा नीचे की ओर। अब इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की ओर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर की ओर। मोशन का डायरेक्शन इधर की ओर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना, सामने जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखो तो मोशन का डायरेक्शन इधर की ओर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर। यहाँ पे भी अगर देखो तो डायरेक्शन तो जा तो रहा इधर ही ना, और ग्रेविटी का इधर की ओर। तो मोशन का डायरेक्शन इधर की ओर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर ही होगी। तो ये केस है जिस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर की बाउंड्री है स्क्वायर फील्ड की, और दिया हुआ क्वेश्चन में ये है कि इसके चारों ओर एक फार्मर है जो कि 40 सेकंड में मूव कर लेता है। 40 सेकंड में मूव कर लेता है, मतलब ये कि इसके चारों ओर एक राउंड पूरा लगा रहा है। कितने टाइम में? 40 सेकंड। ये टाइम है फॉर 1 राउंड। एकदम टोटल टाइम, ये टाइम हो गया 1 राउंड का। टोटल टाइम जो वहां पे गिवन है वो है कितना? 140 सेकंड। तो अब यहाँ पे जो टोटल टाइम वो मूव कर रहा है इसके चारों ओर वो 140 सेकंड का है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए टोटल टाइम में इस टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम है 140 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड्स का मतलब 3 बार पूरा कवर करेगा इसको, और उसके बाद 0.5 मतलब आधा। यहां से ए इनिशियल पॉइंट हो गया और सी है उसका फाइनल पॉइंट। ये है इनिशियल पॉइंट और ये है इसका फाइनल पॉइंट। इस दोनों के बीच की जो स्ट्रेट पाथ है, इसी स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमें AC निकालनी है। AC की वैल्यू कैसे निकालेगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकालो।